नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज मंथन में हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज सत्र खत्म हो गया। एक हफ्ते तक लगातार चला और अगर दिन के हिसाब से कहें तो 8 दिनों तक, एक दिन का विश्राम, लगातार एक हफ्ते तक उत्तर प्रदेश का सदन चला। विधानसभा का बजट भी पेश हुआ, बहस भी हुई, चर्चा भी हुई, मंत्रियों ने जवाब भी दिए। बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतने रंग देखने को मिले, बहुरंगी विधानसभा देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा, मर्यादा रखी। कुछ घटनाएं हुई जिन पर दोनों तरफ से एहतियात बरतने की बात की गई, लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए, अगर इस एक हफ्ता के सदन की अगर क्रक्स या लब्बो लुबाब अगर कहें तो ये सदन योगी बनाम अखिलेश रहा। और हम मंथन में इसी पर तफसील से बात करेंगे कि आखिर दलित कौन है। और कभी एक दलित को मार पीट कर कुएं में लटकाने पर बिहार सरकार चली जाती थी, आज सरेआम दलितों के सिर पर जूता रखकर घुमाया जा रहा है। ये बिहार की बात है। उत्तर प्रदेश में सिर मुंडवा दिया जा रहा है, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है, ना मीडिया को फुर्सत है और ना जिन्हें कार्रवाई करनी है। और बात हम करेंगे चंपावत चुनाव की भी, और एक ऐसे इंसान की, सिंगर सिद्धू मूसावाले की अंतिम यात्रा की भी बात करेंगे। योगी बनाम अखिलेश, सच मानिए तो विधानसभा में 7 दिन यही रहा, योगी बनाम अखिलेश। और समाजवादी पार्टी सदन के बाद मुझे लगता है उसके लोगों में जबरदस्त जोश होगा। और उसको लगा बहुत दिनों के बाद, जब से नेताजी मुलायम सिंह यादव जब कभी विपक्ष में थे और वो सदन में हुआ करते थे, उसके बाद पहली बार समाजवादियों को लगा कि सदन में उनका भी जलवा जलाल है, या उन्होंने भी कुछ काम किया है। पहली बार जब विधानसभा सदस्य गए होंगे तो ये उन्हें लगा होगा। और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, यानी यूं कहा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा की। मुख्यमंत्री की तारीफ करनी होगी योगी आदित्यनाथ की। हम बार बार तारीफ नहीं करते, जब करनी होती तभी करते हैं। ये नहीं कि बेवजह तारीफों के पुल बांधे पड़े, लेकिन करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कि उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी साइजदगी से सदन को चलाया और एक भी ऐसा अवसर नहीं आने दिया जिसमें सरकार और विपक्ष कस के उलझ जाता और सदन की कार्रवाई न चल पाती। सदन निर्बाध गति से चलता रहा। पहले दिन को छोड़कर जिस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा हुआ और सदन नहीं चल पाया, उस दिन को छोड़कर बाकी 6 दिन सदन धुआंधार चला। और वास्तव में यह सदन योगी वर्सेस अखिलेश ही रहा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विकास कार्य गिनाते हुए चुन चुन कर वो बातें बताई जिनके जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार विकास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भाई समाजवाद क्या है, और उसका जवाब भी दिया अखिलेश यादव ने कि समाजवाद, नेता सदन तो जानते हैं, बाकी लोग समाजवाद की बात मुझे मत बताएं, समाजवाद तो संविधान में लिखा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। विधानसभा में तमाम बिल पास हुए। मंत्रियों ने भी बड़ी बेहतरीन तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब रखे। और अगर विधानसभा अध्यक्ष, नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तारीफ ना की जाए तो उसके बिना कोरम पूरा ही नहीं होता।
सतीश महाना एक वर्षों के बाद एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन को चलाया। और सबसे अच्छी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, शायद सदन के दौरान अब तक मैं 3 बार अपने इस मंथन कार्यक्रम में कह चुका हूं कि सतीश महाना एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नजर आए जिनको पक्ष और विपक्ष का बराबर समर्थन हासिल है, और ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। आमतौर पर इन दिनों ये देखा गया है कि जो संवैधानिक पद पर या जो पीठासीन लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ थोड़ा झुके नजर आते हैं, और इस पर विपक्ष सवाल भी उन पर उठाता है कि आप तो सरकार के हो गए, जबकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो एक ऐसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये विपक्ष याद दिलाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कभी अवसर नहीं आया। ये पहले 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र था, बजट सत्र, और इसमें कहीं भी ये कहने का मौका सतीश महाना ने नहीं दिया। तमाम बिल पास हुए, तमाम सरकार ने जवाब दिए। अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के विकास याद दिलाए, सवालों पर घेरा, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, सिंचाई, हर मुद्दे पर, किसानों के गन्ना किसानों का भुगतान जैसे तमाम अहम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि आप ये नहीं बताते कि हमने कितने रोजगार दिए। ये तो बताते हैं कि बेरोजगारी दर इतनी है, इतनी कम हो गई, लेकिन ये नहीं बताते आपके रोजगार कम हो गए। ये परलीफ के मसले उठाए और इसमें नेता सदन और नेता विरोधी दल में सदन में खुशनुमा माहौल में नोकझोंक भी हुई। और आज जब सदन खत्म हुआ, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने एक दूसरे की चुटकियां ली। माहौल बेहद खुशनुमा था। हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी बता रहे थे कि जिस नोड पर आज विधानसभा निश्चित काल के लिए स्थगित हुई वो बेहद खुशनुमा था। ऐसा दृश्य बहुत वर्षों के बाद विधानसभा में देखने को मिला। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया मेरी दृष्टि में। विधायकों का जो निधि है उसको 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ सालाना कर दी गई। ये बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी बात है। विधायकों को आर्थिक रूप से और मजबूती मिलेगी। अब अगर वो जनता के लिए खर्च करेंगे तो इस दृष्टि से मान लीजिए, और बाकी आप खुद ही समझदार हैं। अगर वो दूसरी तरीके से मजबूत होना चाहेंगे तब भी उनको राशि तो बढ़ ही गई है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि विधायक इस निधि को बहुत ईमानदारी से जनता के लिए खर्च करेंगे, क्योंकि सांसदों की 5 करोड़ है और विधायक बराबर ये कह रहे थे कि उनकी निधि कम है, इसलिए वो उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ। एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष ने दी कि वो 15 ऐसे मितव्ययी विधानसभा सदस्यों से बात करेंगे, उनसे कार्य योजना लेंगे जिनकी सालाना आय बहुत कम है और उसके बाद भी वो अपना जीवन चलाते हैं, और इसका उनको रोल मॉडल के रूप में विधानसभा के कामकाज और उसमें उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका प्रबंधन है, उसका इस्तेमाल करने की बात सतीश महाना ने कही है। मुख्यमंत्री शेरो शायरी दोनों तरफ से रही। अखिलेश यादव शायर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शेर पढ़ने की कोशिश की कई बार और पढ़ा भी, उन्होंने दोहराया भी। योगी आदित्यनाथ ने तो इस सदन की शुरुआती शेर से की थी, और उन्होंने आज अखिलेश के लिए दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा कि कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये पढ़ते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की और कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण में कभी कभी फिसल भी जा रहे थे। वो ऐसे मुद्दे पर आ गए जिनका बजट से कोई वास्ता ही नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे कि वो एक स्कूल में गए तो वहाँ बच्चों से उन्होंने अपने बारे में पूछा। बच्चों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी के रूप में उन्होंने अखिलेश यादव को पहचाना। उन्होंने कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, भोले भाले होते हैं, जो कहा सच ही होगा, सोच कर कहा होगा। वैसे राहुल गांधी और अखिलेश में कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस तरीके के बयान, इस तरीके की चुटकियां और ठहाकेदार सदन, बेहतरीन सदन रहा। कुछ दृश्य और कुछ चुटीले अंदाज देखिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के। मैं देखता था
माननीय नेता प्रतिपक्ष को एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है। गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है, और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। हाँ, गाय का गोबर, आप तो इसीलिए यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। ओह, अब तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कृषि प्रधान देश भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय की नहीं हो सकती, और बगैर गाय के गोबर से नहीं हो सकती है। गाय के गोबर यानी ये पूजा से लेकर के, संस्कार से लेकर के, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नए कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं, ये नेचुरल फार्मिंग के साथ में तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या, यानी जो भी ये इससे इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौ माता के संभव नहीं है, और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। संभवतः आप ये प्रश्न यहां पर नहीं किए। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं, और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा, कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा, वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन
लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं। कैसों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र से सीखा। और जनेश्वर मिश्र इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। तो पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहते, पिछड़ों से केवल वोट लेना चाहते, बहुजन समाज से केवल वोट लेना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से वार पलटवार और तीखे चुटीले, लेकिन सदन का माहौल बेहतरीन बनाया। इस वार पलटवार ने समस्याएं रखी, समस्याओं की तरफ हाईलाइट किया, वो चाहे गाय के गोबर की महत्ता हो या गाय के दूध की महत्ता हो, चाहे इत्र की खुशबू हो। बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात सदन पर रखी, और सरकार ने जो भी विपक्ष ने बातें रखी, नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी, सरकार ने उनकी ओर ध्यान भी दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और सरकार ने तमाम चीज़ों पर कहा कि भाई वो इस पर ध्यान दे रहे हैं, बेहतर चीज़ें करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक एजेंडा है या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में विधानसभा में बहुत वर्षों के बाद देखने को मिली। विधानसभा में इत्र की खुशबू, गोबर की महत्ता और शेर व शायरी भी। देखिए, मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। बदले बदले सरकार नजर आते हैं। और वो दुष्यंत कुमार की कविता शायरी योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष को निशाना साध कर कही। दुष्यंत कुमार ने यह भी कहा है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी सुराख हो सकता है। उन्होंने कहा है। ये शेरी बड़ी, जो ये शेर है दुष्यंत कुमार का, ये बहुत सारे आंदोलनों में इस्तेमाल किया जाता रहा। और आप शायद दुनिया का एक ऐसा पहला शेर होगा जो आंदोलनकारियों के मुंह से इतनी बार कहा गया होगा कि ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। सदन जब अनिश्चित काल के लिए एक अच्छे नोड पर, एक बेहतरीन माहौल में जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, उसके बाद हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद से खास बातचीत की। विधायक पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र समाप्त हुआ है। बात करेंगे अवधेश जी, पहला योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र समाप्त हुआ है, जिसकी तारीफ विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की। कैसे देखते हैं? ये सदन 23 तारीख से चला है और उसका आज 17 अवसान हुआ है, तो हमें तो काफ़ी दिनों से इस आदरणीय सदन में
बैठने का मौका मिला है। इस सत्र की विशेषता रही है कि पहली बार तो ये सदन स्थगित नहीं हुआ, और दूसरी बात जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो माननीय सदस्य हैं उनको अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और बात रखने का मौका मिला है, जिसको सत्ता पक्ष की मंत्रियों ने सुनने का काम किया, उत्तर देने की कोशिश किया, और अच्छी परंपरा की शुरुआत है। रचनात्मक सुझाव दिए, आलोचना भी करें तो आलोचना को बुरा नहीं मानना चाहिए। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये है। तो हम लोग तो जो सुझाव देंगे या दिया है वो रचनात्मक दिया है, और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ प्रदेश की जनता के इंटरेस्ट और भलाई के लिए दिया है, और यही स्वरूप, यही आचरण हम लोगों की तरफ से रहा। और निश्चित तौर से हम लोग चाहेंगे कि ये सदन परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर चले, जिससे प्रदेश की जनता की भलाई हम लोग कर सकें। ये थे अवधेश प्रसाद, जिनका साफ साफ कहना था कि इस बार का सदन पहली बार ऐसा हुआ कि सदन अच्छे माहौल में चला है, और आगे भी ये हम विपक्ष के नेता होने के नाते आगे कोशिश होगी कि परंपरा ये आगे भी जारी रहे। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। अवधेश प्रसाद ने तारीफ की कि भाई पहली बार बहुत वर्षों के बाद जो सत्र स्थगित नहीं हुआ, सदन स्थगित नहीं हुआ, बल्कि सत्रावसान हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे मुद्दे आ गए, विधायकों के मुद्दे रख दिए गए, पक्ष और सत्ता पक्ष ने अपनी बातें रखी, विपक्ष ने तमाम सलाह दी, मशवरा दिया, मुद्दे रख के, और सत्रावसान हुआ है। यानी पूर्ण सदन ने जो अपनी आयु थी ये इस सत्र की, उसको पूरा किया है, बीच में स्थगित नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है। सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का क्या नजरिया सदन पर रहा, दिनेश त्रिपाठी ने जानने की कोशिश की। दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र आज समाप्त हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। मंत्री जी, आज पहला सत्र समाप्त हुआ है योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। भारी भरकम बजट रहा, अब तक का सबसे बड़ी संख्या वाला बजट रहा। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जनता के हितों की योजनाएं जितनी अधिक बनेंगी उतना ही बड़ा बजट भी होगा, और बड़ी खुशी की बात है कि इस बजट में जनता पर कर का आरोपण नहीं हुआ है, बल्कि उनके हितों के योजनाएं बनी हैं। इसलिए बड़ा बजट है कि उसके हितों की योजनाएं ज़्यादा बनी है। इससे जनता को भी अधिक से अधिक राहत मिलेगी, और योगी जी इसके लिए बधाई के पात्र है। विधानसभा अध्यक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी, और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार की कार्रवाई से बहुत खुश रहे कि पक्ष विपक्ष दोनों अच्छे माहौल में सदन को चलने दिया 8 दिन तक। कैसे देखते हैं, आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा? देखिए, योगी जी के कृपा से और सबके सहयोग से ये सत्र बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से निपटा है, और लोकतांत्रिक ढंग से इसकी कार्रवाई संपन्न हुई है, और ये एक आदर्श बना है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। 5 करोड़ बढ़ाया गया है विधायक निधि, उसको कैसे देखते हैं? विधायक नहीं, विधायी कार्य निधि बढ़ी है, और उससे विधायक उस कार्य निधि से जनता के हितों के कार्य ज्यादा करा पाएंगे। सीधा सीधा इसका ये संदेश है। तो ये थे योगेंद्र उपाध्याय, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जिनका साफ साफ कहना था कि सरकार अच्छे माहौल में पहले अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र को समाप्त किया है, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों ने अच्छे माहौल में सरकार का सहयोग किया है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। पूरे 23 तारीख से लेकर आज तक इस सदन को हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने बहुत बारीकी से कवर किया, और उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा सदन में। दिनेश त्रिपाठी सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। दिनेश जी, ये सदन आपने बता ही दिया मंत्रियों से बातचीत करके कि किस तरीके से कितना बेहतरीन रहा, और वास्तव में इसमें मुद्दे उठे, चीज़ें हुई। एक बात देखने को ये मिली कि भाई एक अहम बात यह है कि जो जिसको विधायी कार्य निधि कहते हैं वो बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। विधायक निधि विधायी कार्य निधि में क्या डिफरेंस है, ये हम जानना चाहेंगे, और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये विधायक निधि का ही स्वरूप है, क्या मसला है? जी बिल्कुल सर, सब प्रक्रिया वही है। विधायक निधि को ही विधायी कार्य निधि भी कहा जाता है। विधायक उस बजट से अपने क्षेत्र में, अपना जो उनका विधानसभा क्षेत्र है
उसमें विकास के कार्यों में वो निधि का प्रयोग कर सकेंगे। बाकी विधानसभा के बाहर उस धन का जो निधि उनकी बढ़ाई गई है उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जैसा विधायक अभी मंत्री ने के न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने भी बताया कि विधायी कार्य निधि बढ़ाई गई है। तो विधायी कार्य निधि का मतलब यही है कि विधायक निधि ही है, लेकिन वो केवल और केवल अपने विधानसभा के विकास के कार्यों में ही प्रयोग किया जाएगा। जी सर। ठीक बात। सदन आपने दिनेश जी देखा, बहुत वर्षों के बाद इस तरीके के दृश्य नजर आए, नोक झोंक रही, हंसी ठिठोली, मजाक रहा, तंज रहे, तीखे हमले भी हुए, लेकिन सदन में उस तरीके की जो कटुता, कलुषता और इस तरीके के कहीं दृश्य नहीं दिखे। और बहुत वर्षों के बाद ये सदन स्थगित नहीं हुआ, बल्कि इसका सत्रावसान हुआ। अक्सर ये देखा जाता था कि 2-3-4 दिन, अगर 2 दिन 1 दिन बवाल हो गया, स्थगित हो गया, उसके बाद फिर पूरी बातें नहीं आ पाई। तो इससे क्या संकेत और संदेश जाएगा? लोकतंत्र के अगर परिदृश्य से देखें, उसके आलोक में देखें, तो ये क्या चीजें वर्णित करता है ये जो सदन का इस तरीके से चलना? जी बिल्कुल, जिस तरह से 23 तारीख को जब 11 बजे सत्र शुरू होता है, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है, विपक्ष जिस तरह से करीब 61 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उस दौरान हंगामा पूरे सदन में 61 मिनट तक हुआ है। अंदाजा यही लगाया गया था कि पूरे बजट सत्र में हंगामा करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, और अखिलेश यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार आए हैं, सदन में बैठेंगे तो हंगामा जरूर होगा। लेकिन पूरी तरह से विपरीत स्थिति रही। जिस तरह से जिस खुशनुमा माहौल में शेर शायरी के साथ नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, एक का जवाब दूसरे का क्वेश्चन जिस तरह से सदन में दिया गया है, पूरी तरह से बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले भी कार्यकाल का देखेंगे सर, तो पहले कार्यकाल में सत्रावसान हो जाता था, जैसा आपने कहा 2-3 दिन पहले ही सत्र का अवसान हो जाता था, लेकिन पहली बार ये हुआ कि पूरे 8 दिन का ये सत्र था और पूरी तरह से सत्र चला बिना व्यवधान के। हालांकि इस बजट सत्र के दौरान तीखे हमले हुआ। एक दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ऐसी स्थिति आ गई थी कि तू मैं की आ गई थी, लेकिन फिर बताओ नेता सदन होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको संभालने की कोशिश किया और नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब भी दिया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से कविताओं से, वो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हो उनकी कविताएं हो, या जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं हो, दुष्यंत कुमार जी की कविताएं हो, या शेरो शायरी हो, उस खुशनुमा माहौल में जो बजट सत्र चला है 8 दिन का, नो डाउट ऐसा बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। दूसरी बात, विपक्ष के नेता भी इस बार खुश रहे। जिस तरह से सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं के कुछ प्रश्नों का जवाब दिया है सदन में, या जिन मंत्रियों के पास जवाब नहीं था, वो जवाब देर से दिए लेकिन दिए, तो वो। हाँ दिनेश, कंटिन्यू करिए, आपको दर्शक सुन रहे हैं, कोई व्यवधान नहीं है। चलिए, लगता है कुछ अवरोध और व्यवधान है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश त्रिपाठी आपका। कहीं ना कहीं ये अवरोध और व्यवधान है तो तकनीकी समस्याएं चलती रहती हैं, और मुझे लगता है ये चलती ही रहेंगी जब तक ये दुनिया है, चाहे जितना फुल प्रूफ व्यवस्था बना दी जाए, रहेंगी। तो दिनेश त्रिपाठी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से सदन ये चला अपने आप में एक मिसाल है, और विपक्ष भी संतुष्ट हुआ और सत्ता पक्ष ने। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था, उसी नोड में हम भी इस सेगमेंट से आगे निकलते हैं कि ये सदन, ये बजट सत्र योगी वर्सेस अखिलेश ही रहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अखिलेश ने नेता, विधानसभा में पहली बार अखिलेश यादव गए और नेता विरोधी दल के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। स्थापित करते हुए एक अलग तरीके का माहौल बनाया। जैसा दिनेश कह रहे थे कि बहुत हंगामा बवाल की उम्मीद थी, आशंका थी, वो नहीं हुआ। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निश्चित तौर पर नजर आई।
हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर दलित कौन है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है, और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दलित कौन, ये बड़ा सवाल है। आज के भारत में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दलित कौन है वास्तव में। वो दलित हैं जो जिन्हें अनुसूचित जाति के कहा जाता है, या वो दलित हैं जो इन पर अत्याचार करते हैं, या वो दलित हैं जो दलित मानसिकता से, बहुत मानसिकता उनकी बहुत पीड़ित हो सकती है, वो इन पर अत्याचार कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, एक उत्तर प्रदेश की और दूसरी बिहार की। पहले देखिए बिहार की। बिहार के छपरा में पंचायत ने कुछ युवकों को दंडित करने के लिए उन्हें सजा दे दी और उनके सिर पर, ये तस्वीर फरकाबाद की है, वो छपरा की तस्वीर दिखाई जाए। युवकों को सिर पर जूता रखकर गांव में घुमाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। ये सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसको लेकर तरह तरीके से बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई वहाँ की जो पंचायत है, पंचायत ने, ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं बिहार के छपरा की, किस तरीके से युवकों को उन सिर पर जूता रखकर खुद इनको फरमान दिया गया कि पूरे गांव में घूमें। और ये जो जानकारी है कि वो इसमें ज़्यादातर लोग अनुसूचित वर्ग के हैं, उनके साथ इस तरीके की हरकत की गई है। फरकाबाद में एक दबंग ग्राम प्रधान नहीं दबंग, वो तो महिला हैं, उनके पति जो दबंग हैं, उन्होंने दलित को मार पीट कर उसका सिर मुड़वा दिया। या यूं कहें उत्तर प्रदेश में चौराहा बनवाने की बहुत दिनों से ये कुप्रथा चली आ रही है कि कभी अगर चोरी में कोई पकड़ा गया तो सिर पे चौराहा बनवा दिया। चौराहा बनवाने के बड़े शौकीन हैं लोग, ये घृणित कार्य करते हैं, तो उन्होंने चौराहा बनवा दिया। कभी कभी हम बचपन में देखा करते थे कि पुलिस भी चौराहा बनवाती थी। अब तो खैर तमाम इतना मीडिया सक्रिय है, इतना चीज़ें वो हैं कि वो नहीं, लेकिन अभी भी देख रहे हैं ये फरकाबाद की तस्वीर है और वहाँ पर एक दलित को, एक प्रधानपति बैठे हुए हैं महाराजा के अंदाज में, मुगलिया सल्तनत के सुल्तान के अंदाज में, और एक नाई को बुलाकर एक दलित का सिर मुंडाया जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है। ये अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति है जिसे अपमानित किया जा रहा है। पट्टी खुर्द निवासी रवि
मोहम्मदाबाद कोतवाली से टेम्पो से जा रहा था, उसी समय दबंगों ने उस टेम्पो को रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। आरोपी परमानंद, विवेक, विजय, सुमित ने उसे टेम्पो से उतार लिया और अपनी गाड़ी में डाल लिया। फिर उसे विवेक के घर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई, जात सूचक शब्द कहे गए, गालियां दी गईं। दबंग ग्राम प्रधान पति सत्येंद्र के सामने दलित का सिर मुंडवा कर चौराहा बनवा दिया गया। वीडियो वायरल है। पुलिस ने सत्येंद्र सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की घटनाओं में सिर्फ एक सामान्य कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इससे संदेश जाएगा? क्या इससे जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनमें क्या दहशत खत्म हो जाएगी, या इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी? इसमें हमारे सहयोगी ने वहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं मोहम्मदाबाद के, फरकाबाद के, राजवीर सिंह, उनसे बातचीत भी की। उनका बयान भी सुनिए, रटा रटाया सरकारी बयान। 27 को ग्राम पट्टी खुर्द निवासी रवि कुमार पुत्र फेरू सिंह कठेरिया, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़ में अभियुक्त परमानंद उर्फ नंदू पुत्र रामशरण, विवेक, विजय, सुमित पुत्रगण ब्रह्मानंद, सत्येंद्र सिंह राठौर ग्राम प्रधानपति निवासीगण निसाई, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई। वही रटा रटा बयान जैसा मैंने कहा था। कभी मुझे याद है कि SP सिंह जब इस दुनिया में नहीं है, पत्रकार शिरोमणि मैं कहूँगा उनको, और थे भी वो टीवी के जनक। भारत में भारतीय जो मीडिया है, जो टीवी का मीडिया है, उसके जनक, देश के बहुत बड़े संपादक सुरेंद्र प्रसाद सिंह इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी अरसा हो गया हम सब के बीच उनके गए हुए उनको। बिहार में एक दलित को पीट कर कुएं में लटकाया गया था। बहुत पुरानी बात है। जगन्नाथ मिश्रा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ये किसी बिहार के किसी साप्ताहिक अखबार जो दिल्ली में पहुंचा डाक के द्वारा, उसमें ये खबर छपी मिली। किसी मेन स्ट्रीम की मीडिया में वो खबर नहीं थी। उस कटिंग को SP सिंह ने काटा। तब इतना टेक्निकल और हाईटेक ज़माना नहीं था कि तुरंत ईमेल के जरिए, उसके जरिए चीज़ें चली जाती, व्हाट्सएप वही सब था नहीं। तो चिट्ठी जाया करती थी। तो उन्होंने लिफाफे में उसको, उस कटिंग को काटा, एक चिट्ठी लिखी, लिफाफे में डाला, और वहाँ के जो बिहार के उनके सहयोगी थे निर्मलेंदु, उनको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे ये खबर देखकर ऐसा लगा कि ये स्टोरी सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। निर्मलेंदु जी देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन SP सिंह के शागिर्द हुआ करते थे वो उस वक्त। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि इस पर एक निर्मलेंदु, ये स्टोरी आप ही कर सकते हैं, ये मुझे पूरा यकीन है। वो चिट्ठी 4-5 दिन बाद निर्मलेंदु के पास पहुंची और निर्मलेंदु ने एक स्टोरी की। वो ऐसी स्टोरी थी कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। क्या आज के मीडिया में दम है ऐसी स्टोरी करने की? ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सिर पर जूता रखकर अपमानित करने की, इससे अपमानजनक और क्या घटना होगी? करीब कमोबेश मिलती जुलती घटना है, जैसे उस वक्त जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्रित्व काल में ये घटना हुई थी दलित उत्पीड़न की। इसी तरह फरकाबाद की जो तस्वीर है, मैं सहयोगियों से कहूँगा कि दोनों तस्वीरें साथ साथ दिखाई जाएं। दोनों अपने आप में ये अपने आप में ये इस तरीके की घटना है कि वो अंतर मन को झकझोर देती है। लेकिन कहीं भी किसी भी मुख्य धारा के मीडिया में ना तो छपरा की तस्वीर नजर आ रही है, ना फरकाबाद की, ना इन पर कोई डिबेट है, ना इन पर कोई बहस है। मुख्य धारा के मीडिया के पास सिर्फ और सिर्फ इस समय धार्मिक मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद है, धार्मिक मुद्दे हैं, फिल्म नगरी है, गैंगस्टर हैं, आम आदमी के मुद्दे, आम जनता के मान सम्मान, स्वाभिमान, उसकी जीवन, उसको लेकर कोई भी खबर मुख्य धारा के मीडिया में नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि मुख्य धारा के मीडिया में ये दोनों खबरें स्थानीय नहीं बना पाई। अगर ट्विटर नहीं हो, मैं तो ट्विटर को मानता हूं कि वो सबसे तेज मीडिया है आज के युग में,
कोई आसपास उसके नहीं है। तो ट्विटर में ये खबरें नजर आ रही हैं और ट्विटर के जरिए ही ये खबरें हम लोगों तक भी पहुंची हैं। अब आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, कैसे बेबस डरे हुए लोग हैं। ये युवक है, इनके मन में क्या बनेगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इसको ब्लर कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। इनकी तस्वीर नहीं दिखाई जानी चाहिए थी इस तरीके से। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इस तरह की तस्वीर नहीं दिखाई जानी चाहिए। लेकिन ये वास्तव में ये जो दृश्य है, ये अपने आप में अंदर से झकझोर देते हैं। आज के युग में भी क्या किसी दलित का सिर मुंडवाया जा सकता है? अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा करने वाले का घर क्यों नहीं खोद दिया? उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चल गया? क्यों नहीं उसका घर खोदकर एक बार अगर किसी दलित का सिर मुड़ाने वाले का घर गिरा देते तो दूसरे की हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था। इसी तरह अगर बिहार के छपरा में यह कृत्य करने वालों की गिरफ्तारी होती और उनकी नहीं घर तो कम से कम कुछ दीवारें ही गिरा दी जाती। अगर बुलडोजर का ही राज इस देश में, इस प्रदेश में चल रहा है तो मैं उन्हीं की भाषा में कहता हूं, शायद दोबारा कोई हिम्मत और साहस नहीं करता। मैं बहुत व्यथित हूं, बहुत पीड़ित हूं। ये लोग नहीं पीड़ित है, हमारे जैसे पत्रकार अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रोफेसर काउंसलेश्वर प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिंतक हैं और पीड़ित शोषित लोगों की बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत के न्यूज़ पर। लेकिन दुख इस बात का कि अभी तक कहीं जुम्बिश नहीं हुई है। दलितों को चेहरा बनाकर वोट लेने वाले, दलितों के वोट लेने के आकांक्षी ये नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाबा साहब की मूर्ति बहुत लंबी ऊंची लगाते हैं, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं इस धरती पर, जिंदा प्रतिनिधि, उनके साथ ऐसा सलूक। सर, इस देश में यही हो रहा है कि अंबेडकर से लोगों को बहुत मोहब्बत है, पर अंबेडकर के लोगों से बहुत नफरत है। और लगातार अभी कुछ दिन पहले मैं आपके टेलीविजन चैनल पर था, तो दबंग जो मुजफ्फरनगर की ही घटना थी। थाना घर से उसके मात्र 1 किलोमीटर था, लेकिन 10 बरस लग गया उसको थाने में पहुंचने में। अब ये प्रदेश का आलम ये है कि अभी कोई जरूरत होगी तो आप ही ने कहा कि बुलडोजर 2 मिनट में चल जाएगा, लेकिन आखिर कानून काम क्यों नहीं कर रहा है? किन परिस्थितियों में कौन लोग उसको चला रहे हैं? ये सारी परिस्थितियां मानसिक विकृति है सर, और ये तभी संभव है जब मानसिक विकृति ठीक हो। और शासन का आलम तो दिखना चाहिए, पर दिख कहाँ रहा है? और एनसीआरबी के तमाम आंकड़े हैं, मैं बताना नहीं चाहता, आप खुद ही ख्यातियाब पत्रकार हैं, तमाम चीजें हैं। ये दलितों के साथ पहली घटना नहीं है, ये लगातार देश के हर कोने में घट रही है। और क्यों नहीं रुक रहा है, इसका सीधा सीधा कारण यही है कि आपने बताया ना कि अभी कोई बात होती तो बुलडोजर चल जाती, तो कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, गिरफ्तारियां 1-2 हो जाती हैं, जमानत भी मिल जाती है। इसलिए बड़ी मुश्किल है। और खासकर अंबेडकर के लोगों का इस पूरी परिधि में मैंने किस तरह से उनका मान सम्मान रहेगा, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर ही नहीं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लोग देश में लगा रहे हैं, बाबा साहब के नाम की कस्में खाते हैं। जब जब देश का पक्ष और विपक्ष संकट में आता है तो हमेशा संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देता है, लेकिन उनके लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार इस देश में हो रहा है, ये आप लोगों से बढ़िया कौन जानता है सर? बाबा साहब की आइडियोलॉजी को कैटर करने का दावा करने वाले नेता, चाहे बहन कुमारी मायावती हो या और देश में तमाम खुद को अपने को अनुसूचित वर्ग और पीड़ित शोषित सर्वहारा समाज का नेता कहते हैं, दलितों का नेता कहते हैं। हालांकि मैं दलित शब्द से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन वास्तव में ये लोग क्या सिर्फ जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, जो संरक्षित कहे तो जाते हैं कि उनको संरक्षण है संविधान में, लेकिन क्या वास्तव में संरक्षित ना होने की वजह क्या इनको वोट बैंक समझ लिया गया है? प्रोफेसर काउंसलेश्वर सर, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान सौंप रहे थे नेहरू को, पटेल जी को, फिर इन तीनों लोगों को, तो उन्होंने कहा था संविधान बहुत अच्छा तभी साबित होगा जब इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे।
अन्यथा ये बहुत बुरा साबित होगा। ये उनका अपना स्टेटमेंट है और ये उन्होंने किन परिस्थितियों में कहा और किन लोगों से कहा, आखिर क्यों कहा। देखिए अभी 2019 के लोकसभा के पहले 2014 जो लोकसभा हुई उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो गया था। जो 119 सांसद चुन के जाते थे, जो 121 और 2 एसटी के मनोनयन को लेकर धीरे से सरकार ने 131 सीमा बढ़ा दी। कोई पता नहीं चला कि कब पार्लियामेंट में संशोधन हुआ और कोई जान नहीं पाया सर। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप गूगल सर्च करिए, 14 से पहले 119 एमपी हुआ करते थे और आज 131 एमपी आरक्षित कोटे से जाते हैं। लेकिन आखिर क्या मजबूरी थी उनकी? अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता तो धीरे से उनकी सीटें नहीं बढ़ा दी जाती, क्योंकि वो जानते हैं इनको एमपी एमएलए बना के वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो जीत के अपने तो जान। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर रहे थे, जिसपे गांधी जी अड़ गए थे, आपको याद होगा, जिसपे पूना पैक्ट हुआ और तमाम बाबा साहब पे आरोप प्रत्यारोप भी लगे और लोगों ने तरह तरह की बात उनके बारे में किया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था हो, जिसमें दलितों का असली नुमाइंदा कौन होगा दलित तय करे उसको। लेकिन गांधी जी के आगे अब बाबा साहब को तो अपनी बात वापस लेनी पड़ी। देश में एक अभी देश नई आजादी से गुजर रहा था, आजाद होने की स्थिति में आजाद होने ही वाला था और ऐसी परिस्थिति में पूना पैक्ट, इसीलिए बार बार आप देखते होंगे सुनते होंगे जब भी कोई प्रोग्राम SC ST के लोग करते हैं तो पूना पैक्ट पर बहुत बात होती है, बहुत चर्चा होती है कि वास्तव में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट का, वो क्यों नहीं बोलता है। किन कारण यही है सर कि उनका प्रतिनिधि वो है ही नहीं। सच तो यही है, इसीलिए वो पॉलिटिकल सिर्फ एजेंडा बन के रह गए हैं और वोटर भी एजेंडा बन के रह गया है और कुछ नहीं है इस देश में, और कुछ चलने वाला भी नहीं, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, क्यों वास्तव उनका प्रतिनिधि है ही नहीं वो। इसीलिए बाबा साहब बात कर रहे थे पूना पैक्ट पर। 2-3 मसले थे जिस पर बात होना था, लेकिन गांधी जी अनशन कर लिए और अंततः प्रोफेसर साहब ठीक है, गांधी जी ने अनशन कर लिया, बहुत पुरानी बात, चर्चा उस पर हमेशा होनी चाहिए पूना पैक्ट पर। लेकिन क्या ये गलती अगर गांधी जी और उनके अनुयायियों ने की तो अब के लोग क्यों नहीं सुधार पाए? अब हमारी आपकी जिम्मेदारी थी कि इसको हम सुधारते। इस तरीके की तस्वीरें तो कम से कम नहीं आती अपमानित करने की। जैसा मैंने कहा कि सख्त अगर कोई संदेश जाता तो शायद किसी की साहस और हिम्मत नहीं होती। एक वक्त मायावती ने कुछ प्रयास किए थे कि दलितों पर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या वजह हो गई कि वो भी बहुत माइल्ड हो गई। अब सर देखिए, 2 परिस्थितियां। मान्यवर काशीराम जब जीवित थे और आज तक के इतिहास में मान्यवर काशीराम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाया, और बहुत सारी बातें मैं बहन जी के बारे में कहना नहीं चाहता, क्यों सवाल खड़े होते हैं दलित नेताओं पर और खासकर बहन जी जैसे व्यक्तित्व पर। लगातार आप 8 साल से देख रहे हैं ना, ट्वीट करती हैं और सलाह देती हैं सरकार को, मुखर नहीं होती है सरकार के खिलाफ। अब कमी क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं भी जानता हूं, पर एज ए मीडिया पैनलिस्ट मैं बैठा हूं, मैं नहीं कह सकता उस बात को मीडिया में। आप भी जानते हैं कि कमजोरी कहाँ छिपी है। जब मेरे में कमी रहेगी सर ना, तो मैं किसी का विरोध नहीं कर पाऊंगा। और बहन जी तथाकथित जो दलित नेतृत्व है, दलित नेता है ना, तमाम सारी चीजें हैं। और खासकर बहन जी तो पूरे देश में लोग, आप ही के टेलीविजन चैनल पर मैं जब चुनाव हो रहा था तो मैं था, मैंने कहा कि 10 आप लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हो, 10 से सीट नीचे नहीं आएगी तो आप बताना। आज स्थिति वही हो। देखिए, वो एक पार्टी बनी रहेंगी, लेकिन सत्ता में आना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पब्लिक वास्तव में जो दलित वोटर्स भी हैं वो भी चाहते हैं कि उनके लिए कोई संघर्ष करे, लड़े। ऐसा नहीं है। और बहन जी ने ऐसा कुछ जो किया आप जानते हैं। हाँ, उनके शासन सत्ता में काम कुछ ऐसे हुए, लेकिन सरकार में जो रहता है उसके जाति समूह के लोग वास्तव में सामाजिक तौर पर अपने को बहुत ही मजबूत समझते हैं, और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ सरकार की जो नुमाइंदे हैं वो भी कार्रवाई करने से बचते हैं। जैसे आप हाथरस वाला कांड ले लीजिए, उतना बड़ा कांड हुआ, क्या हुआ आज तक कुछ रिजल्ट आया सर? बताइए आप तो जानते हैं उसको जी। कोई रिजल्ट नहीं आया। और उन्नाव वाले कांड को आप जानते हैं। तमाम अभी इलाहाबाद में 6 महीना पहले, चुनाव से थोड़े दिन पहले, चुनाव के बाद एक ही परिवार के 5 दलितों को
काट दिया गया। क्या हुआ सर? बात आलम भी नहीं बोल होती सकता। प्रोफेसर साहब। दुख की तो ये है कि इन पर बात ही नहीं कोई करता। ना मीडिया बात कर रहा है, ना नेता बात कर रहा है, ना अफसर बात कर रहा है, ना मायावती बात कर रही है, ना और दलित लोग बात कर रहे हैं। बात ही नहीं करते दलित नेता। वोट चाहिए सबको, दलित चेहरा चाहिए, लेकिन उत्पीड़न सबसे ज्यादा दलितों का होगा। चेहरा चाहिए, वोट चाहिए कि भाई दलितों का जो वोट है 21-20-21% वो सबको चाहिए। ऐसा कोई दल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और बिहार की सरकार से कि इन दोनों मसलों पर एक सख्त कार्रवाई करके वो संदेश दे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमसे बात करने के लिए और अपनी राय को बड़ी बेबाकी से साझा करने के लिए। प्रोफेसर कौंसलेश्वर ने इस बात को कहा कि डरते हैं जो दलितों के नेता हैं ना, वो खुद डरते हैं क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं दबी हुई है। सत्ता पक्ष ने उनको दबा के रखा है, कुछ दबा लिया है। अब वो खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन मसला यही है कि कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा है। वो डरते हैं जेल जाने से दलितों के नेता। इसीलिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो इस तरह बेइज्जत होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके मान और स्वाभिमान को कुचला जाता है। और कार्रवाई सिर्फ रटी रटाई एक प्रेस विज्ञप्ति आ जाती है, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी हो गई, एक संदेश और संकेत नहीं जाता। इसीलिए दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में बढ़ रही हैं। अब हम बात करेंगे चंपावत के रण की, यानी चंपावत की जंग की, चंपावत के चुनाव की। चंपावत चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, खटीमा से वो हार गए थे 7,000 से अधिक वोटों से। और इसके बाद एक समय लगा कि धामी अब दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन नेतृत्व ने उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया। अब वो यहाँ से चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सेफ सीट धामी के लिए निकाली और वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत वहाँ से जो खबरें आ रही हैं कि बहुत अच्छा वो चुनाव लड़े, बहुत बेहतरीन चुनाव लड़े। लेकिन कुछ लोग अंदर से ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, भले ही कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया हो, निर्मला गहतोड़ी वो चुनाव अच्छा लड़ी, ऐसा कह रहे हैं लोग। मैं उस चुनाव क्षेत्र में नहीं गया, इसलिए बहुत दावे के साथ नहीं कह रहा हूं। आज यहां मतदान हुआ, ये तस्वीरें प्रातः काल से शाम तक ये मतदान हुआ, वहां की तस्वीरें हैं चंपावत की। चंपावत विधानसभा क्षेत्र की लोगों ने यहाँ उपचुनाव के लिए वोट डाले। शाम 5 बजे तक यहाँ 61% मतदान हुआ। धामी समेत 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी, सपा समर्थित मनोज भट्ट व निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी चुनाव मैदान में। चंपावत विधानसभा में 155 बूथ हैं जहां आज वोट डाले गए। मुख्यमंत्री धामी का भविष्य चंपावत तय करेगी कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रह पाएंगे कि नहीं। और चंपावत सीट का जो सियासी इतिहास है वो आप इस दूसरी खिड़की में ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार 2002 में यहाँ चुनाव हुआ और हेमेश खरकवाल पहली बार यहाँ से विधायक बने। आप देख सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह को उन्होंने शिकस्त दी थी। पूरा लेखा जोखा हमारे सहयोगियों ने निकाल कर आपके सामने पेश किया है। तो उत्तराखंड की ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट बन गई है। और लगातार पुष्कर सिंह धामी ने कोई रिस्क नहीं लिया। यहाँ वो लगातार 1 हफ्ते तक डेरा जमाए हुए थे। लोग कह रहे थे, विपक्ष हमला भी कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी लगातार चुनाव क्षेत्र में हैं, ऐसा होता नहीं कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने उपचुनाव में इतना ध्यान दे। लेकिन जो वहाँ से खबरें आ रही थी, जो हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा बता रहे थे कि लोगों ने कहा कि आप जाइए शासन सत्ता के कार्य देखिए, लेकिन धामी हिलने को तैयार नहीं थे। वो दोबारा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। ऐसी खबरें हैं कि वो अब मार्जिन की लड़ाई है वहाँ, जैसा लोग बता रहे हैं, लेकिन नतीजे तो हर जगह चौंकाने वाले हो जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के साथ कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। अब एक ऐसे सिंगर की बात करेंगे, सिंगर की अंतिम यात्रा। 28 साल के सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी गई, गोली मारकर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर सिद्धू मूसावाले की हत्या कर दी गई।
सिद्धू एक जाने माने रैपर, सिंगर और देश दुनिया में उन्होंने बहुत कम उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में नाम कमा लिया था। उनकी माँ मूसावाला गांव के प्रधान है। उनका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और इसी राजनीतिक परिवार में पले बड़े सिद्धू मूसावाले के अंदर भी कहीं ना कहीं राजनीति जन्म ले चुकी थी। इसीलिए वो इस बार के विधानसभा चुनाव में मानसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गए। इसके बाद भी वो लगातार अपने इलाके में, अपने गांव में सक्रिय रहे। आज वो दृश्य, एक सिंगर की अंतिम यात्रा की वो तस्वीरें आप ये देख लीजिए, हजारों लाखों लोग वहां नजर आ रहे थे। एक भीड़, ये अकल्पनीय भीड़ थी सिद्धू के प्रति, एक स्नेह। उनका जो असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, बाद में वो सिद्धू मूसेवाला के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता ने ये दृश्य देखकर, एक ऐसा पिता, ये उनके पिता की तस्वीरें हैं, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। ये दृश्य कलेजा फटने वाले हैं। ये ऐसे दृश्य देखकर कलेजा फटता है कि एक 28 साल का बच्चा जिसका चला गया हो, उसको छलनी कर दिया गया हो। ये सिद्धू मूसावाले के पैतृक गांव की तस्वीरें हैं मूसावाले की। ये उनका ये अंतिम संस्कार हो रहा है, पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उनका जब उनकी शव यात्रा उनके घर से निकली तो उस ताबूत, उनका शव ताबूत में था, एक गाड़ी में रखा गया था और ऐसे उस गाड़ी में उनका ताबूत रखा गया था जो उनका प्रिय ट्रैक्टर, सिद्धू मूसावाले को ट्रैक्टर चलाने का बड़ा शौक था, उनके उसी प्रिय ट्रैक्टर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। उनकी माँ लगातार उनको निहारे जा रही थी। एक तरीके उनके आंसू सूख चुके हैं, दिल उन्होंने पत्थर सा कर लिया, क्योंकि पिता के आंसू झरझर झर रहे थे। इसलिए बार बार ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। ये तस्वीरें बयां नहीं की जा सकती इनकी भावनाओं को। ये माँ हैं, ये पिता हैं जो अपने बेटे को देख रही, चिर निद्रा में सोया, असमय उसको मौत की नींद सुला दिया गया। माँ देख रही, पिता भाव विवल हैं। देखिए, अपना दिल पत्थर का करके पिता के आंसू पूछ रही उनकी माँ। ये दृश्य असहनीय है, असहनीय पीड़ा इन दोनों के हृदय में नजर आ रही है और हम सब जो भी इस दृश्य को देख रहे हैं बहुत भावुक हैं। लेकिन सिद्धू मूसावाला के बारे में बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सी मेरिट गिना सकते हैं, बहुत से डिमेरिट गिना सकते हैं, लेकिन इस सिंगर का प्यार, इस सिंगर के प्रति उनके गांव वालों का प्यार देखकर उनके पिता ने पगड़ी उतारकर लोगों का आभार प्रकट किया कि कम से कम उनके बेटे के प्रति इतना प्यार, उनके परिवार के प्रति इतना प्यार, अपने चहेते सितारे को, अपने गांव के बच्चे को, अपने गांव के छोरे को विदाई देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा। के न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से, के न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सिद्धू को विनम्र श्रद्धांजलि, सिद्धू मूसेवाला को विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवार को प्रभु ऐसी शक्ति दें कि वो कम से कम इस महापीड़ा से, महादुख से उबर सके। अब हम बात करेंगे चलते चलते में, जो हमारा आखिरी सेगमेंट है चलते चलते। और चलते चलते को लेकर हमारी टीम ने एक ऐसा दृश्य हम दिखाएंगे। कुल मिलाकर ये तस्वीर जो देखी आपने वो यही दृश्य है। चलते चलते में भी इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, यही तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसी भावुक तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाएंगे सिद्धू मूसावाले की अंतिम यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल।